जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम 12 नवंबर के जो एमसीक्यूज़ है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है इतनी सारी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि नाबार्ड, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लॉ एग्जाम, यूजीसी नेट। आप विजिट कर सकते हो studyIQ.com या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन आता है कि इस कमेटी का नाम आपको बताना है जो कि सेटअप की गई है सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस जो है मुस्लिम्स का भारत में, उसे एग्जामिन करने के लिए। तो इस कमेटी का नाम है सचर कमेटी। अब देखिए, बाकी जो कमिटीज़ है उसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें सिर्फ इसका जवाब नहीं ढूंढना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन के मुकाबले हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो है उसके जवाब ढूंढ सकते हैं। जो बाकी कमिटीज़ है, जैसे मुल्ला कमेटी है, वो प्रिजनर जो है, प्रिजन रिफॉर्म जो हुए थे उससे रिलेटेड। तो ये सारी जो कमिटीज़ है ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो सचर कमेटी जो है ये मुस्लिम जो है भारत में, उनका जो स्टेटस है सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, वो एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी। तो ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजीव सचर कमेटी एक हाई लेवल कमेटी थी जो कि 2005 में स्टैब्लिश की गई थी। और यहाँ पर ये कंपैरिजन होता था, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस है मुस्लिम की वो कंपेरेबल है मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके मुकाबले। और यहाँ पर मुल्ला कमेटी जो है, जैसा हमने देखा था, मुल्ला कमेटी प्रिजन रिफॉर्म जो है उससे रिलेटेड है। श्री कृष्ण कमेटी अगर हम देखते हैं तो डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। वही अगर हम सुनील मेहता कमेटी देखते हैं तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसे टैकल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। दूसरा है कि इसका जो मिशन है वो जो भी हैबिटेट है और वाइल्ड लाइफ है उसे कंजर्व करना, उसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छी चीज़ के लिए काम करना। और तीसरा है कि पार्टनरशिप में काम करता है कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट के। अब देखिए, दूसरा है बिल्कुल सही है, तीसरा है बिल्कुल सही है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं है इस मिनिस्ट्री के, इसीलिए जो पहला है वो गलत हो जाता है। इसका जवाब रहता है 2 और 3। अब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये फाउंड की गई थी 1998 में। और अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो है नोएडा में, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये रजिस्टर्ड चैरिटी है भारत में, मतलब जो 12A सेक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसके अंडर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक लीडिंग इंडियन नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कमिटेड है नेचर की सर्विस में। मतलब यहाँ पर इसका मिशन क्या है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसे कंजर्व किया जा सके, उसके जो हैबिटेट्स है उसे कंजर्व किया जा सके, और इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल जो होते हैं उनके अच्छाई काम के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कर सके। उसी के साथ साथ ये पार्टनरशिप में काम करता है कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट के। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है बिहार में, और ये इकलौती गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है भारत में। और अगर हम गंगेटिक डॉल्फिन्स देखते हैं तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेश वाटर के लिए, मतलब प्यूरिफिकेशन जो है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर गंगा को साफ़ करना है तो हमें इन्हें प्रिजर्व करना पड़ेगा। और गंगेटिक डॉल्फिन्स को नेशनल एक्वाटिक एनिमल करके भी हमारे यहाँ पर घोषित किया गया है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गंगेटिक डॉल्फिन्स को लेकर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन ये बिहार में है, और ओनली सेंचुरी है गंगेटिक डॉल्फिन्स की भारत में, और इसे इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है ये भी घोषित किया गया है। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको बताई है। गंगेटिक डॉल्फिन्स जो होती है ये देख पाती है या नहीं देख पाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर नहीं देख पाती है तो फिर ये किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, क्या ज़रिया है कम्युनिकेट करने का। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए, और जिन्हें पता है कमेंट सेक्शन में इसलिए लिखिए क्योंकि जिन्हें नहीं पता है फिर वो पता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर के बारे में बोला गया है कि कॉलोनी
कोलैप्स डिसऑर्डर जो है मार्क किया जाता है वेरी लेस हनी के साथ हाइव्स में। अब हाइव जो है इसका मतलब क्या होता है, जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो इस पर बहुत सारे मधुमक्खी जो है बैठे रहते हैं, तो इसमें काफ़ी कम हनी जब रहता है तब कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर जो है वो मार्क किया जाता है। ये गलत है, इसमें बहुत ज़्यादा शहद जो हमें देखने को मिलता है। जो डिटेल है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा आता है जो फिनोमिना है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर का, वो स्टार्ट होता है जब क्वीन बी जो है वो छत्ते को छोड़ देती है, तो ये भी गलत हो जाता है। और तीसरा है कि बहुत कम जो डेड बीज है वो हमें देखने को मिलते हैं इसके अराउंड, जो कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर है उसके अराउंड जब ये टेक प्लेस होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका जवाब रहेगा 3। अब देखिए कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर जो छत्ता हमें नज़र आ रहा है, तो इस छत्ते के पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहेगी, है ना, बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती है। उसमें से एक क्वीन मधुमक्खी जो है वो भी रहती है। फॉर एग्जांपल ये एक क्वीन मधुमक्खी है, ये यहाँ पर बैठी हुई है। अब कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर में क्या होता है, जो बाकी की यहाँ पर मधुमक्खियाँ जो बैठी हुई है वो इस क्वीन को छोड़कर चली जाती है। मतलब कि यहाँ पर हमें बहुत सारा शहद देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्वीन जो है वो जैसी की वैसी रहती है, बाकी की जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। और जो इमैच्योर जो बीज है वो वहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब उतने से, और क्वीन जो है वो वहाँ पर रहती है। जब एक साथ ये सब छोड़कर चले जाते हैं इस छत्ते को, तब कहा जाता है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। इसीलिए यहाँ पर जो पहला है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेस हनी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हनी होता है। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो क्वीन जो है वो छोड़कर नहीं जाती, क्वीन वहीं की वहीं पर रहती है, लेकिन जो बाकी के हैं वो इस क्वीन को छोड़कर चले जाते हैं, रानी को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी जो प्रजा है वो। इसीलिए दूसरा भी जो है वो गलत हो जाता है, और तीसरा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर डेड बीज जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए थर्ड जो है इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बन्नी ग्रासलैंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये गुजरात में लोकेटेड है, और मल्दारीज जो है ये नोमेडिक नेटिव्स है। नेटिव्स मतलब क्या होता है, जहाँ पर जन्म लिए गए हैं या फिर जहाँ पर पर्टिकुलरली रहते हैं, जैसा घर बोलते हैं कि घर मेरा वहाँ पर है, तो नेटिव वो होता है। तो मल्दारीज जो है ये नोमेडिक नेटिव्स है बन्नी ग्रासलैंड के। और बन्नी जो है रिप्रेजेंट करते हैं लार्जेस्ट स्ट्रेच, मतलब जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, मतलब एक जगह से लेकर तो दूसरी जगह पर बीच में बहुत ज़्यादा एरिया होता है ऑफ कंटिजियस ग्रासलैंड इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बन्नी ग्रासलैंड जो है लोकेटेड है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात में आता है। और मल्हारी जो है ये नोमेडिक नेटिव्स है बन्नी ग्रासलैंड के। और 13 डिफरेंट कम्युनिटी जो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर इस एरिया में, लेकिन वास्ट मेजोरिटी जो है, बहुत सारे लोग जो है वो मल्हारी से ही बिलोंग करते हैं। और बन्नी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लार्जेस्ट स्ट्रेच को ऑफ कंटिजियस ग्रासलैंड इन इंडिया। और मल्हारी जो है वो इनहर्ट करते हैं ट्रेडिशनल फ्रेश वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को, जिसे कहा जाता है विरधा। तो ये विरधा जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विरधा का मतलब क्या है। तो ये एक ट्रेडिशनल फ्रेश वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो विरधा है वो कौन सी कम्युनिटी करती है, तो मल्हारीज करती है। नेक्स्ट यहाँ पर बेलमोंट फोरम के बारे में पूछा गया है। ये एक हाई लेवल ग्रुप है, मतलब दुनिया में जितने भी इमर्जिंग फंडर्स है जो कि जो एनवायरमेंट चेंज है उसके रिसर्च में काम करना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल साइंस काउंसिल है उसके भी लोग। दूसरा आता है कि इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इंडिया जो है वो इसका मेंबर है। तो जवाब रहेगा 1 ओनली। ये इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। और यहाँ पर जो एनवायरमेंटल रिसर्च चाहिए होता है ताकि जो क्रिटिकल बैरियर्स है सस्टेनेबिलिटी के लिए, जो इंटरनेशनल रिसोर्सेस है उसे मोबिलाइज करने के लिए, वो हम कर सके। और यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो स्टडी है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करें, एनवायरमेंटल रिसर्च प्रायोरिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करें। उसी के साथ साथ जो नेचुरल और सोशल साइंटिस्ट हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ हम ये सब कर सके, जिससे कि हम एनवायरमेंट को और ज़्यादा सक्षम बना सकते हैं। इसमें कई मेंबर्स हैं, जैसे कि इंडिया इसका मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, यूरोपियन कमीशन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, नीदरलैंड्स है, साउथ अफ्रीका है, यूके है, यूएस है। तो ऐसे कई मेंबर जो है हमें देखने को मिलते हैं। और इंडिया का जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो इसे रिप्रेजेंट करता है 2012 से लेकर तो अब तक। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अंग्रिया बैंक के बारे में, जो कि एक शैलो शंकेन अटॉल है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, उसके रिगार्डिंग। तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु कोस्ट पर। दूसरा आता है कि इसमें काफ़ी रिच कोरल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है।
जैसे कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर शैलो रीफ हमें देखने को मिलता है, तो वैसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी रिच कोरल डाइवर्सिटी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और अंग्रिया बैंक जो है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि वो इंडियाज़ ग्रेट बैरियर रीफ बन सकता है। अब ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं, तो दोनों क्वेश्चन के जो जवाब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तमिलनाडु कोस्ट पर लोकेटेड नहीं है, ये है वेस्टर्न कोस्ट, मतलब महाराष्ट्र अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर लोकेटेड है, तो इसीलिए पहला जो है वो हो जाता है गलत। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रिच कोरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो इंडियाज़ ग्रेट बैरियर रीफ बन सकता है, उसमें पोटेंशियल है, ये भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा 2 और 3। तो जो विजय दुर्ग है महाराष्ट्र में, उसके 105 किलोमीटर दूर हमें ये अंग्रिया बैंक जो है वो देखने को मिलता है। ये एक शैलो शंकन अटॉल है और इसमें पोटेंशियल है कि इंडियाज़ ग्रेट बैरियर रीफ ये बन सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इन्वेस्ट फॉर क्लाइमेट प्लेटफॉर्म, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब देखिए क्लाइमेट से रिलेटेड ही होगा ये, तो ये एम करता है ताकि जो मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइजेशन मतलब संगठित करना, मोबिलाइजेशन कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, डिलीवर कर सके जो भी फाइनेंशियल नीड्स होते हैं। अब देखिए जो एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान है वो अगर कोई डेवलपमेंट कर रही है, वो डेवलपमेंट करना चाह रही है और यहाँ पर उन्हें कार्बन जो है वो भी लो करने पड़ेंगे, है ना, जिससे कि जो फ्यूचर में जो हम एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ पर इनके पास इतने साधन नहीं है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एनवायरनमेंट को प्रिवेंट कर सके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये लोगों को जो भी गैप पड़ रही है फंडिंग की वो प्रोवाइड ये कर सकता है, मतलब इन्वेस्ट फॉर क्लाइमेट, मतलब यहाँ पर जो फंडिंग है वो प्रोवाइड की जा सकती है ऐसे देशों को जो कि लो कार्बन के लिए नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें कुछ अगर पैसा मिल जाए तो लो कार्बन रेसिलिएंट फ्यूचर जो है वो वहाँ पर ट्रांजिशन हो सकता है। ऐसे फाइनेंशियल गैप जो आती है तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जॉइंट पार्टनरशिप है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और यूएनडीपी का। तो यहाँ पर दोनों जो है बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यूएनडीपी जो है उसका फॉर्मेशन 1965 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पीपल फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर यूएन सस्टेनेबल गोल्स। ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इसके द्वारा। तो ये जो है इसका सही जवाब है। तो यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इसका जो फॉर्मेशन है वो 28 मार्च 1947 को हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा, मतलब स्विट्ज़रलैंड में। अब इसमें यूरोपियन मेंबर्स भी आते हैं, नॉन यूरोपियन मेंबर्स भी आते हैं। नॉन यूरोपियन मेंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, कनाडा है, जॉर्जिया है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो काफ़ी ऐसे नॉन यूरोपियन मेंबर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम IMF देखते हैं तो इसका फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। और IMF क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। किसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो IMF जो है उनकी हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जो इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो वो हम कर सकते हैं, हंगर के साथ फाइट कर सकते हैं, वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं, सबको वाटर मिले, एनर्जी मिले, ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन मिले। उसी के साथ साथ जो जस्टिस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है रेस के बेसिस पर, इथनिसिटी के बेसिस पर, क्रीड कल्चर के बेसिस पर, उसे हम यहाँ पर ख़त्म कर सके। उसी के साथ साथ जो लोग हैं उनकी बेटरमेंट यहाँ पर हम कर सकें। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।